वेलकम बैक। मैं अपनी तैयारी जैसे किया था आईएएस बनने के लिए, ये सेम रणनीति है जो हमने अपने ऊपर आजमाया था। और मैंने बोला आपसे कि तमाम जगह आईएएस पीसीएस में हम सेलेक्ट हुए। गागर में सागर भरने वाली बात हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी में है। ये अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के तमाम टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जिसको अगर आप नहीं जानेंगे तो जब वो प्रश्नों के वाक्य में, सेंटेंस में, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, जब आएगा तो आपको दिक्कत होगी। जैसे हमने बोला कि प्रशासित मूल्य व्यवस्था किस तरीके से भारतीय की कृषक समाज को रेगुलेट करती है, प्रभावित करती है, तो प्रशासित मूल्य व्यवस्था आपको जानना पड़ेगा पहले ना। तो ऐसे मैं कुछ शब्दों का उच्चारण आपके सामने जस्ट रख रहा हूं, बाकी मैं समझाऊंगा। उसकी लिस्ट हमने तैयार की है। बार्टर, कालाधन, बफर स्टॉक, क्रेता विक्रेता बाजार, फ्री पोर्ट, हार्ड करेंसी, हॉट मनी, मुद्रास्फीति, कॉरपोरेशन टैक्स, इकोनोमेट्रिक्स, एर्गोनॉमिक्स, लीड बैंक, पैरेलल अर्थव्यवस्था, नेट एड जीरो, टोबिन टैक्स, वल्चर कैपिटलिज्म, एमएसपी, राजकोषीय घाटा, फ्रिंज बेनिफिट, कराघात एवं टैक्स इवेजन, पीपीएफ, कोर सेक्टर, ब्लू चिप, एक्साइज ड्यूटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, डिवैल्यूएशन, डिमोनेटाइजेशन, फिनेंशियल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, मिक्स्ड इकोनॉमी, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, बीपीएल, पर कैपिटा इनकम, प्राइमरी गोल्ड, सॉफ्ट लोन, सीआरआर, एसएलआर, एलओसी, फेरा ओब्लिक फेमा, ईईजेड, एमएफएन, नेफेड, एफडीआई, एफडबलआई, एनपीए, एमओयू, ले ऑफ, एमोर्टाइजेशन, जीपीएफ, सीपीएफ, प्लास्टिक करेंसी, एमोर्टाइजेशन, ओवरड्राफ्ट, डिसइंफ्लेशन, पंच निर्णय, आर्बिट्रेशन, क्रॉस चेक, बियरर चेक, टैक्स इवेजन, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, मार्केट इकोनॉमी जो अभी बता दिया, बजट घाटा एवं राजकोषीय घाटा, पीपीपी, डिपॉजिट वर्क, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कैपिटल व्यय, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ऑपरेटिंग रेशियो, राजस्व प्राप्तियां, ईबी डेटा, टीडीएस, ट्रेसेस, आईआरआर, सीएजीआर, इक्विटी, डेट, कन्वर्टेबल डेट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, करंट बैंक फॉर डिजिटल करेंसी, रग मार्क, ब्लैक मार्केट, एम्बार्गो, लॉकआउट, बैड डेट, अकाउंट पे चेक, पब्लिक सेक्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, 2 and 20% रूल, ज्वाइंट वेंचर या स्पेशल पर्पस व्हीकल, बोल्ट, बीओएलटी, पीडीएस, पर्सनल लोन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, कैपिटल गेन, जीएसटी, रेरा, आईटीआर फाइलिंग, गरीबी का दुष्चक्र, आरओआई, सीआरआर, एसएलआर, पीआरपी, डेट इक्विटी रेशो, ब्रेक इवन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, आईएलएफसी, सीबीडीसी, आज की डेट तक का है। अब देखिए कम से कम 60, 70, 80 हमने सेलेक्ट किए हैं ग्लोसरी से, और इसको जानेंगे तभी आप आगे इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे। तो ये तो कई दिन लगेगा इसको बताने में, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। पहला चीज है बार्टर। बार्टर जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा बार्टर क्या होता है। ये बाजार अर्थव्यवस्था का सबसे पुराना, बाजार अर्थव्यवस्था का सबसे, ध्यान दीजिए क्लास पे, बाजार अर्थव्यवस्था का सबसे पुराना मॉडल है बार्टर। बार्टर का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं के बदले अभी आप क्या देते हैं, पैसा देते हैं। क्यों शर्मा जी, अभी आपको पकौड़ी खरीदना है, चावल खरीदना है तो आप पैसा देंगे ना, मुद्रा, करेंसी है कि नहीं। लेकिन पुराने जमाने में क्या, आज भी गांव में
आप दही लेते हैं तो क्या देते हैं बदले में? चावल दे देते हैं, है कि नहीं? मछली वाली आती है तो मछली के बदले आप उसको गेहूं दे देते हैं। आप किसी को गन्ना दे देते हैं, उसके बदले में वो आपको गुण दे देता है। तो बार्टर का मतलब है कि जब आप वस्तुओं, एक दिन आपने हमारा ट्रैक्टर ले जाके यूज कर लिया, दूसरे दिन हम आपका बैल गाड़ी लेके यूज कर लिए बदले में, है कि नहीं? कि गांव में तो मोटा मोटी आज भी कम, मोरलेस कम या ज्यादा थोड़ा बहुत चलता है। तो बार्टर का मतलब क्या हुआ कि जब सेवाओं या वस्तुओं का विनिमय, एक्सचेंज, आपस में आदान प्रदान कैसे होता है? गुड्स टू गुड्स, वस्तु से वस्तु का एक्सचेंज, या गुड्स टू सर्विस, सेवा। आपने उसको एक बैलगाड़ी भर के गोबर का खाद दे दिया और उसके बदले में आपने, उसने कहा कि जब गेहूं कटेगा तो आपको 10 किलो गेहूं दे देंगे। तो ये बार्टर है। तो बार्टर का मतलब क्या हुआ कि जब वस्तुओं का वस्तुओं के साथ या वस्तुओं का सेवाओं के साथ विनिमय होता है, उस मार्केट इकोनॉमी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया होगा? जो लोग रूरल बैकग्राउंड से है उनको तो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां आज भी दही वाली आती है, क्यों शर्मा जी, दही दे देती है, बदले में आप उसको चावल गेहूं दे देते हैं। तो यह है बार्टर। बार्टर के साथ एक शब्द और जुड़ा होता है, सेरेमोनियल एक्सचेंज। ये भी बहुत आता है। क्या आता है? सेरेमोनियल एक्सचेंज। गांव का एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं क्योंकि अगर कोई गांव से है, ज्यादातर लोग तो गांव से ही हैं, तो उनको समझ में जल्दी आ जाए। सेरेमोनियल एक्सचेंज क्या है? शर्मा जी की बेटे की शादी में हमने 501 रुपया न्योता किया था, तो लिख के रखे रहते हैं डायरी में। जब हमारे यहाँ शादी होगी तो वो देखेंगे क्या 501 रुपया दिए थे, तो 100 रुपया मिला के आपको 601 रुपया दे देते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं सेरेमोनियल एक्सचेंज, उत्सव विनिमय। और ये बहुत अच्छा है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि साहब हमने आपको 500 रुपया दिया था तो वापस नहीं किया। आपने उनको अगर एक शर्ट पैंट का कपड़ा गिफ्ट किया था तो वो भी शर्ट पैंट के कपड़े के साथ रुमाल रख देंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये है सेरेमोनियल एक्सचेंज। तीसरा एक वर्ड होता है बफर स्टॉक। ये बहुत आता है, नोट्स लिखने पे भी आता है। बफर, बटर मत समझ जाना इसे, बफर स्टॉक। एक बार मैंने अपने चपरासी से कहा कि बटर ले आ, तो वो मटर ले आया। तो सुनने में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए लिख देने से चीजें क्लियर रहती है। तो सुनने के साथ साथ जो है देखने से चीजें ज्यादा याद रहती है। सबसे ज्यादा याद कैसे रहती है? देखने से। जब आप देखेंगे वहां बफर लिखा है तो वो याद रहेगा, और हम लिखेंगे नहीं या खाली सुना देंगे वैसे ही, तो वो याद नहीं रहेगा। आप कंफ्यूज होंगे कि यार बफर स्टॉक बोला था कि बटर स्टॉक बोला था कि मटर स्टॉक बोला था। ये प्रॉब्लम है। तो ये है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? आपदा के या कोई समस्या, प्रॉब्लम्स, डिजास्टर्स, संकट, क्राइसिस के समय फिर अगेन गांव का ध्यान आ गया मुझे। आज भी गांवों में महिलाएं जो हैं 5 किलो चावल, कुछ रुपये और कुछ चीजें जो है छुपा के रख देती हैं। भोजपुरी में इसको क्या बोलते हैं? कोठिला, कोसिला या कोठिला कुछ शब्द है। अब तो वो शब्द भी विलुप्त होता जा रहा है। हम सब लोग तो अंग्रेज हो गए, भोजपुरी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो आज भी मैंने देखा है तो 5 किलो चावल जो है अलग से छुपा के रख देगी, इस उम्मीद के साथ कि कल को अगर सप्लाई बंद हो गई, जैसे
बरसात का सीजन है, धान नहीं सूख पाया, बारिश आ गई तो धान की कुटाई नहीं हुई, चावल नहीं निकला, बच्चे खाएंगे क्या, खुद क्या खाएंगे। तो महिलाएं जो है इस टाइप की व्यवस्था अपने घरों में छुपा के रखती थी पतियों से और बच्चों से। देखिए ये सब चीजें हमारी जड़ों में कहां से है, मानव उद्विकास के साथ ही ये सब चीजें शुरू हुई थी। ऐसा नहीं है कि वो लोग मूर्ख थे, वो अनपढ़ जरूर थे हमारे पूर्वज, लेकिन अनगढ़ नहीं थे। समझ रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क है, अनपढ़ और अनगढ़। तो अनपढ़ थे लेकिन अनगढ़ नहीं थे। तो ये जो 5 किलो राइस माता श्री ने या दादी ने छुपा के रखा घर में, यही तो है बफर स्टॉक। और आपको लगेगा कि पता नहीं कहां से पूछ दिया, ये क्या चीज है। अब मेरा दावा है कि शांता प्रकाश भी बफर स्टॉक का मतलब जीवन भर में कभी नहीं भूलेगा, अगर उसको ऐसे पढ़ाया गया, पढ़ाया जाए तो। और वैसे आपको कितना कठिन लग रहा होगा पहले, बफर स्टॉक ये क्या चीज है यार। तो सरकार भी बफर स्टॉक रखती है कि ताकि संकट काल में या कोई भी आपदा आ जाए तो उस समय जो है अनाज की कमी ना हो देश में, और हमारे देश के लोग भूख से न मरें, भूख से व्याकुल ना हो। क्योंकि भोजन तो भाई आपको चाहिए ही, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप बर्दाश्त करेंगे। अगर भोजन नहीं मिला, कोई 1 दिन के बाद ही मर जाएगा, कोई 2 दिन के बाद मर जाएगा, कोई तीसरे दिन मर जाएगा। तो ग्रेजुअली बच्चा है तो 12 घंटे में मरने लगेगा, छोटा बच्चा। बूढ़े हैं वो जल्दी मर जाएंगे, डायबिटीज वाले हैं वो 24 घंटे में मर जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मैं जिस स्टाइल से आपको बता रहा हूं कि जीवन भर आप भूलेंगे नहीं, और रिलेवेंसी उस शब्द की क्या है आपको तुरंत समझ में आए। तो बफर स्टॉक ये होता है जो अभी हमने बताया कि आपदा से निपटने के लिए सरकार द्वारा जो अनाज सामग्री स्टैंड बाई रखी जाती है कि ये उसी समय काम इसको निकाला जाएगा, उसे बोलते हैं बफर स्टॉक। एक शब्द है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी कुछ नहीं है, सिंपल है, जो आपके हाथ में है, भौतिक रूप में है, उसे हार्ड करेंसी बोलते हैं। जो प्लास्टिक मनी जिसको कहते हैं, जिससे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड यूज करते हैं, वो हार्ड मनी नहीं है, सॉफ्ट मनी है। उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मनी। जस्ट अगला एक शब्द आ रहा है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स क्या है कि कंपनियों के लाभ पर जो टैक्स चुकाया जाता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर। अगला शब्द है लीड बैंक। ये ठीक से समझिएगा, ये थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि अगर आप नहीं सुने हैं तो आपको कठिन लगेगा। लीड बैंक का नाम आपने नहीं सुना होगा, कम सुना होगा। ये भी एक तरीके का बैंक है, ऐसा नहीं है, ये बैंक नहीं है। ये क्या चीज है कि सरकार जो है हर जिले में किसी एक सरकारी बैंक को, जैसे एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, जनरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, प्रत्येक जनपद में, पूरे देश में, पूरे देश के हर जिले में किसी एक बैंक, खासतौर से एसबीआई को एज ए लीड बैंक के रूप में नामित करती है, नॉमिनेट कर देती है, जिसका काम ये होता है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं समाज के लिए चलाई जाती है उसमें जो धन का खर्च होगा या जो लोन दिया जाएगा वो उसी बैंक की जिम्मेदारी होगी, वही करेगा। तो बैंक में एक लीड बैंक मैनेजर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसे तमाम योजनाओं में जो लोन देना है, भैंस खरीदने के लिए जो लोन देना है, गांव में आपने देखा होगा, मवेशी खरीदने के लिए जो लोन देना है, तो उन सबको जो है ऋण देता है। तो उस बैंक का नाम है लीड बैंक। क्लियर हो गया?
अगला एक शब्द है समानांतर अर्थव्यवस्था। समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है? समानांतर पैरेलल इकोनॉमी, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल इकोनॉमी। पैरेलल इकोनॉमी क्या हुआ? ये लाइन के पैरेलल आपने दूसरी लाइन खींच दी इसी के बराबर। आप ऐसे भी खींच सकते हैं। तो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल इकोनॉमी क्या होगी? तो समानांतर अर्थव्यवस्था का अभिप्राय बड़ा सीधा सीधा है कि काला धन के द्वारा जो इकोनॉमिक गतिविधियां देश में समाज में चलाई जाती है, वो धन और जो व्हाइट धन है, यानी जो सरकार के पास जिसका रिकॉर्ड है, जिसका हिसाब किताब है, उस धन से चलाई जाने वाली अर्थव्यवस्था। तो एक हो गया ब्लैक मनी के द्वारा चल ही रही है, कैसे चलती है बता रहा हूं मैं। और दूसरा व्हाइट मनी। ये दोनों के द्वारा बिल्कुल आंख से आंख मिला करके बराबरी पर अर्थव्यवस्था का संचालन करना ब्लैक मनी पैरेलल इकोनॉमी, समानांतर अर्थव्यवस्था कहलाती है। ब्लैक मनी और व्हाइट मनी के द्वारा अपने अपने अर्थव्यवस्था का संचालन करना, जो दोनों में से कोई एक दूसरे से कम ना हो, उसको बोलते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था। अब ये कैसे चलती है? ब्लैक मनी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश में होता है, आप पकड़ ही नहीं पाइएगा, अनअकाउंटेड मनी है। आपके लिए व्हाइट मनी था, आपने टैक्स दिया, तनख्वाह का पैसा है, और गांव में जो आया है लेखपाल जो नापी कर रहा है, उसको आप कहेंगे अकाउंट नंबर बता, पेटीएम बता, ट्रांसफर कर दो, भाग जाएगा, कहेंगे नहीं नगद निकाल के दो। तो आपके लिए व्हाइट मनी था, लेकिन जैसा आपने उसको दिया लेखपाल को, वो उसके लिए ब्लैक मनी हो गया, आपके लिए तो व्हाइट ही रहा। तो कैश में फिर विभिन्न तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में, जैसे प्रोस्टिट्यूशंस में, स्मगलिंग में, टेररिज्म में, है कि नहीं, हवाला में। अब आप पूछेगा हवाला क्या है, वो आगे बता देंगे। तो इन सब गतिविधियों में जो धन खर्च होता है नगदी के रूप में या काइंड के रूप में, सोना चांदी हीरे जवाहरात, या ड्रग्स के रूप में हेरोइन चरस गांजा, तो उनका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि ये जो व्हाइट मनी से जो अर्थव्यवस्था चल रही है दुकानों में, फैक्ट्रियों में, जिस पैसे का अकाउंटल है और दूसरे का अकाउंटल नहीं है, तो ये ब्लैक मनी जो है, कैश वाला जो ट्रांजैक्शन है, वो पूरा एकदम कंधे से कंधा मिला के चल रही है इसके साथ, ऐसा माना जाता है। ऐसा है नहीं, इतना वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो जितना 15 लाख करोड़ जो मार्केट में आरबीआई ने पैसा भेजा था, लगभग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आया था। तब सरकार को लगा कि अरे यार, ये तो काला धन कुछ है ही नहीं है, लेकिन काला धन था, लोगों ने व्हाइट कर लिया। हमारे पास 1000 करोड़ रुपया था, हमने गांव वालों से कहा कि तुम सब खाता खुलवा दो, 2-2 लाख देते हैं, जमा करा लो। जनधन योजना में तमाम पैसे जमा होने लगे थे, और ये कहा कि भाई गांव भर के लोग जब हम मांगेंगे तब निकाल के दे देना। हमने भी माना कि 10 करोड़ रुपया तो कैश कोई वैल्यू नहीं है, गांव वालों में बांट देता हूं 2-2 लाख, अगर ईमानदारी से कुछ तो देंगे। अगर 2 रुपया भी दिया तो 2 रुपया तो फायदा हुआ, है कि नहीं।
और ऐसा नहीं करेंगे तो 10 करोड़ का 10 करोड़ जीरो हो गया। तो आदमी बड़ा होशियार है, जो ये सब काम करता है बहुत बुद्धिमान होता है। तो 10 करोड़ इंटू जीरो, सारा हो गया जीरो। और उसने दिया गांव वालों को ऐसे करके, तो उसने अगर मान लीजिए 2 लाख भी या 2 करोड़ कुछ भी मिला, उसके लिए बोनस है ना, अदरवाइज वो तो जीरो था, मल्टीप्लाइड बाई जीरो। तो ये है समानांतर अर्थव्यवस्था। काला धन और लीगल सफेद धन लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं एक चीज इसी से बता दूं कि एग्जाम में आप अपनी भाषा, अपनी मौलिकता को लिखिए। ये मत सोचिए कि सफेद धन क्यों लिख रहा हूं। आप लिख दीजिए, ये लिख दीजिए कि दही वाली का 2 किलो दही लेके बदले में 1 किलो चावल देना बार्टर कहलाता है। मैं बता रहा हूं 10 में 10 नंबर देगा वो, इसलिए देगा कि वो आपकी मौलिकता है, वो आपकी ओरिजिनलिटी है। लेकिन आप सोचेंगे कुछ आ ही नहीं रहा था, तो जो समझ में आया लिखा, पता नहीं पास होंगे कि नहीं। और यूपीएससी आपसे यही डिमांड करता है कि आप जो कुछ लिखें अपना लिखें, उदाहरण अपना लिखें। जिस समाज में, जिस परिवेश में आप रहते हैं, भाई 2/3 आदमी तो गांव में रहता है ना, 1/3 तो मोटा मोटी शहरों में है। 60-70% जनता तो गांव की है देश में 135 करोड़ में। उस पे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और आप लगते हैं रट्टा मार के जो सेंटेंस लिखा है किताब में, उस शब्द को यूज करने, तो वो समझ जाता है कि टोपो है, इसका अपना कोई दिमाग उमाग है नहीं, इसलिए दे देता है 10 में 2 नंबर। तो आप इसी भाषा में लिखिए जिस भाषा में पढ़ा रहा हूं, और ये स्कोर करेगा ज्यादा, क्योंकि यूपीएससी हमेशा क्या मांगती है? मौलिकता। आप पढ़ते जरूर हैं, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि मौलिकता का मतलब क्या है। रोज पढ़ते हैं कि यूपीएससी लिखता है कि मौलिक विचारों को हम प्रमोट करेंगे, प्रश्रय देंगे। अरे क्या मौलिक मौलिक किए हो यार, इसका मतलब जानते भी हो, आईएएस में सेलेक्ट भी हो गए, तब भी बहुतों को नहीं मालूम रहता है। तो मौलिक का मतलब होता है ओरिजिनल। अब लीजिए, अंग्रेजी में इसको ओरिजिनल कहते हैं, मतलब मूल, मतलब अपनी निजी सोच। आमूल चूल से मत चले जाइएगा, वो रेडिकल होता है, अलग है वो। तो मौलिकता कैसे आएगी? जब आपकी ओरिजिनल होगी, किसी की चुराई नहीं होगी, जब वो मूल रूप से आपके द्वारा क्रिएट की गई होगी, तभी ना मौलिकता आएगी। तो मौलिकता क्या है? आपका अपनी शब्दावली, आपकी अपनी भाषा, आपका अपना सेंटेंस, आपकी अपनी क्रिएटिंग। आप एग्जाम्पल यही लिखिए कि बार्टर में ज्यादा अंग्रेजी मत लिखिए कि वो वस्तु और सेवाओं के बदले में जो वस्तु और सेवाएं प्रदान की जाती है, उस पे 2 में 1 नंबर देगा। साथ में लिख दिया कि जैसे दही वाली से 1 किलो दही के बदले में 1 किलो अनाज लेना, 2 में 2 देगा। कहेगा वाह वंडरफुल। अल्टीमेटली नौकरी में आपसे यही तो डिमांड करता है कि आप चीज को समझिए ना भाई, समस्या को समझिए ना। देश में तमाम तरीके की समस्याएं हैं समाज में, उसी को ठीक करने के लिए तो आपको भर्ती किया जाता है। तब जब आपको मालूम होगा कि मछली के बदले में दही ले लेना यही बार्टर है, तब न समझेगा कि यार आप समस्या को सही समझेंगे मछली वाली की। तो काफी समय हो गया, शब्दावली को यहीं पे विराम देते हैं। अभी तो बहुत है, आगे कल फिर पढ़ाएंगे। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कोचिंग हमारी ज्वाइन करें और चीज़ों को अलग तरीके से, बेहतर तरीके से प्रोड्यूस करें। और ये तो आपको महसूस हो ही रहा होगा, दिल से तो आप महसूस करेंगे कि सिलेक्शन क्यों नहीं होता और क्यों होता है, वो फर्क आपको दिखने लगा होगा। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, इस उम्मीद के साथ कि आप जल्दी कोचिंग हमारा ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।